नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। आप समझने की कोशिश करना, हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, आसान है, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आते हैं हम आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अभाज्य और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या बताइए भाई, भाज्य संख्या कौन सी होती है? एक होती है भाज्य, एक होती है अभाज्य। भाज्य संख्या मैं हिंट दे देता हूं, जैसे आपकी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। वो संख्याएं जो खुद से और एक के अलावा किसी और से भाग जाएं, तीसरे मेंबर से, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। दोबारा सुन लो, ऐसी संख्या जो खुद से और एक से जाने के अलावा किसी तीसरे से भी भाग जाए, वो संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 है, एक से भाग जाएगी और खुद से जाएगी, इसके अलावा 2 से भी भाग जाएगी। ठीक है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। या फिर आप ये कह सकते हो ऐसी संख्या जिसके 3 टुकड़े बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जिसके 3 टुकड़े बनते हैं। अब आप कहोगे सर अभाज्य के केवल और केवल 2 बनेंगे, और एक का एक ही टुकड़ा होता है, एक, इसलिए एक न तो भाज्य है, नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, न तो भाज्य, न ही अभाज्य। ऐसी संख्या बताइए, एक के बारे में कहे तो आप कहोगे एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य। अब उसने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 होती है, याद रखना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन और सुन लो ध्यान से, लगातार 2 अभाज्य संख्याएं, तो 2 और 3 लगातार 2 ऐसी संख्याएं हैं, और कोई भी 2 संख्या नहीं है जो लगातार 2 हो। 2 और 3 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, याद रख लोगे। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब सम और विषम के बारे में बता देते हैं। सम संख्या और विषम। सम होती है आपका इवन नंबर, विषम इवन और ओड। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग जाए। अब आप ये पूछोगे क्या जीरो सम संख्या है? बच्चों याद रखना, जीरो एक सम संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार, और 1, 3, 5 ये अल्टरनेट नंबर होते हैं। एक यदि सम है तो दूसरा विषम मिलेगा, फिर एक सम है तो विषम मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव किसी में भी जाओ, अल्टरनेट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है रेगुलर भाई, इसको जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम अब जितेंद्र सर, तो आप ये क्लासेस सारी की सारी देखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्तक HCF होता है बच्चों। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? अब मैं आपसे कहूं 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो ये तो छोटी छोटी 2 संख्याएं हैं, इजीली बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 2 से भाग जाएगी और ये भी 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो आप कहोगे सर 2 क्या है? कॉमन है दोनों में। लेकिन इसका आसान तरीका होता है समझना। मैं आपसे कहूं बताइए 12 और 18 का HCF क्या होगा, तो बच्चों इनका डिफरेंस निकाल लो। आप डिफरेंस कितना है? सबसे आसान तरीका है, डिफरेंस निकालो, और या तो डिफरेंस खुद पूरा पूरा भाग जाएगा दोनों संख्याओं पर, हो सकता है चला जाए, न जाएगा ना तो जो डिफरेंस होगा ना उसके टुकड़े कर लो। अब आप 12 के टुकड़े करोगे ना, वो आसान है कि 6 के टुकड़े आसान है? तो आप कहोगे 2 और 3 6 के आसान है, तो 2 भी भाग जाएगा, 3 भी भाग जाएगा दोनों पर, इसका मतलब 6 इनका क्या है? HCF है। फिर मैं कहता हूं 24 का और आप बताओ 32 का, तो आप कहोगे सर एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं,
तो डिफरेंस दोनों का कितना आएगा 8। तो 8 इस पर भी भाग जाएगा, इस पर भी जाएगा, नहीं जाएगा तो 8 को तोड़ लो, 4 दूनी 8, या तो 2 होगा या 4 होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कहा देखो भाई, अरे भाई क्या कहा क्वेश्चन ने, एक संख्या है 84 आपके पास, एक है 126 140। अब आप कहोगे सर डिफरेंस किसका निकालें हम, तो ऐसी दो संख्याएं उठाओ जिनका डिफरेंस कम से कम हो आपके पास। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, देखो यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना तो आपके पास 1 और 4 आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो भाई बहुत ज्यादा आएगा, इनका डिफरेंस तो और भी ज्यादा आएगा। देखो कितना आसान से 126 और 140 का डिफरेंस 1 और 4 है। अब आप चेक कर लो 14 से क्या ये भाग जाएगा, हाँ ये जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। दोबारा देखो ये जाएगा 10 पर, और 9 चौके 36, ये जाएगा 9 पर, और 14 साते 84, 14 छिक्के 84, 14 साते 98, सारे के सारे भाग जाएंगे। तो ये लो जी कितना आसान सा है, HCF हमारा क्या रहेगा 14 आंसर आ गया। HCF निकालने का सबसे आसान तरीका है, दो संख्याएं हैं तो उनका डिफरेंस निकालो, संख्याएं ज्यादा हैं तो वो दो संख्याएं उठाओ जिनका डिफरेंस कम से कम आए, वो या तो खुद HCF मिलेगा या फिर उसका उसके टुकड़े बना लो, वो HCF आ जाएगा। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम, क्या क्या दिया है, महत्तम का मतलब है HCF, HCF आपके पास कितना है 8 है, और LCM क्या है बच्चों, एक बात याद रखना, क्या कि यदि दो ही संख्याएं हैं आपके पास, कितनी संख्याएं हैं 2, और HCF LCM बोलने में है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वो LCM से छोटा होता है। बोलने में क्या रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन वो क्या रहेगा, ध्यान से सुन लो, LCM बड़ा होगा HCF छोटा होगा हमेशा। मैक्सिमम केसेस में क्या रहेगा LCM बड़ा HCF छोटा, लेकिन LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन संख्या होती है बड़ी। उसने कहा HCF 8 है, LCM 48 है। यदि एक संख्या इनमें फर्स्ट नंबर इनमें यदि 24 है, ठीक है, तो सेकंड नंबर बताइए। समझते हैं ध्यान से, मैं आपको दो संख्याएं दे देता हूं, कौन कौन सी आपको देता हूं, 8 और 4। मैंने कहा LCM बताइए सबसे पहले, तो आप कहोगे सर LCM 8 ही आएगा, ठीक है। मैंने कहा HCF बताइए, क्लियर दिखाई दे रहा है कितना आएगा 4। मैंने कहा LCM और HCF की गुणा कीजिए तो आप कहोगे 32, सही है, और दोनों संख्याओं की गुणा कीजिए तो आप कहोगे 32। इसका मतलब ये है कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई होती है, जो गुणा होती है ना, वही आपकी संख्याओं की गुणा होती है, याद रख लोगे। दो संख्याओं की गुणा होगी वही LCM और HCF की होगी। तो आप यहाँ क्या कहोगे कि LCM और HCF फॉर्मूला भी इसीलिए बनता है, ट्रिक कहो या फॉर्मूला, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या बराबर होगा LCM गुणा HCF। इन दोनों की गुणा करते हैं 8 गुणा 48 बराबर किसके होगा, फर्स्ट नंबर 24 इंटू सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का मान निकालना है, 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, सेकंड का मान आ गया 16। 16 ऑप्शन में है कहीं, तो ये रहा आपका 16। बोलो कितनी आसान सी बात थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे वाह, ये क्वेश्चन आ गया, देन इसका मान बताना है। क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है आपके पास, तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा। बच्चों पीछे की एक क्लास है, अच्छे डिटेल में मैंने बताया है, 15-20 मिनट की क्लास है, अच्छे डिटेल में आपको बताया मैंने। अगर मैं आपसे यहाँ पूछता एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप इजीली बताओगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 23। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। कंसेप्ट तो ये कहता है कि यदि आपके पास ये आ गया 23, तो आप माइनस निकालना है ना, तो यहाँ 2 माइनस कर दो, 2 यहाँ माइनस कर दो। अब ये किसका स्क्वायर आ गया, x माइनस 1/x का स्क्वायर आ गया, और कितना मान आया इसका 21। तो बताओ x माइनस 1/x कितना आया, रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों साइड वर्गमूल, तो रूट ऑन बोथ साइड, और रूट से रूट कट गया, तो x माइनस 1/x कितना आ गया 21 का रूट आ गया। अरे बोलो
समझ में आया? x माइनस 1/x कितना है, √21। और पीछे वाली क्लास देख लेना डिटेल से, यहीं पे मैं आपसे पूछूं x² माइनस 1/x² क्या होगा, तो बच्चों इसका क्या आएगा, इसकी और इसकी गुणा आएगी, आंसर आएगा 5√21, 5 वर्गमूल 21 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए पीछे वाली क्लास एक बार देख लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। क्रमागत का मतलब लगातार संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दिया है, 33 दिया है, 33। 7 संख्याएं हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैं आपसे पूछूं, बताइए 1 2 3 4 5, 5 है 7 है, कितने भी हों, लगातार संख्याएं हैं, तो बताइए औसत क्या होगा? तो बच्चों बीच वाली जो संख्या है ना वो औसत रहेगा, बीच में कौन है, 3 है। ऐसा क्यों, आप चेक कर लो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, भाग में 5 कितना आएगा, 15 भाग में 5 3 आएगा, क्योंकि ये जो बंदा है ना 4, ये इसको 1 दे देगा और ये जो है ये इसको 2 दे देगा। लगातार का जिक्र करें, अब मैं यहीं पर आपको कह देता कि लगातार 5 संख्याओं का औसत 3 है, तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे लगातार है ना, तो बीच वाली 3, 2 इस साइड और 2 इस साइड, यही काम यहाँ पे करना है। क्या करोगे, 7 है तो 33 बीच में आ जाएगा, 3 इस साइड 34, 35 और 36, और 3 इस साइड 1 2 3, लेकिन बड़ी पूछी है, आंसर भी आ गया हमारा कितना, 36। इसके बारे में 2 बात मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। क्या बात है, सुनो भाई, 1 2 3 4 5 ऐसा भी तो हो सकता है रे, बोलो हाँ या ना, और 6 1 2 3 4 5 6, अब बताओ औसत क्या रहेगा? तो बीच वाली संख्या, अब बीच में तो 2 आ गई, तो इनके बीच में कौन है, एंड 2 के तो बीच में भी कोई होगा, तो इनका औसत निकाल लो आप, तो कितना आएगा 3.5। लगातार का पूछे बच्चों तो याद रखना बीच वाली संख्या रहेगी और कुछ भी नहीं करना, बीच वाली चाहे इन दोनों के बीच में हो। अब ये 2 बीच में आ गए ना, तो इनका औसत निकाल लो आप, ठीक है। और मैं अब आपसे कहूँ ये लगातार संख्याएं हैं, क्या है ये लगातार संख्याएं दे दी आपको, इतने से लेकर इतने तक, उनका औसत बताइए। तो आसान सा तरीका है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो, 6 और 1 7, 7 का आधा कितना बन जाएगा 3.5। अरे बोलो हाँ या ना। मैं पूछूं 1 से लेकर 100 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कह सकते हो, फॉर्मूला लगाओ या ना लगाओ, 100 और 1 101, और भाग में कितना 2, आंसर कितना आया 55.5। बनेगी बात। मैं कहूँ 5 से लेकर 55 तक की संख्याओं का औसत बताइए, तो भी आंसर ये रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना 60, नीचे कितना 2, आंसर कितना 30। बिल्कुल लगातार। तो पूरा जो एवरेज का चैप्टर है ना वो अच्छे से हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है, कि किस प्रकार हम n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालेंगे, उनके स्क्वायर्स का सम हो तो सम निकाल के हम एवरेज निकालते हैं, या फिर हम क्यूब का किस प्रकार एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 50 संख्याओं का औसत 36 है, 36 है, 50 का औसत 36 है। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, अभी बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या कहा इसने कि एक संख्या 48 थी भाई, कितनी थी रे 48, और ले ली कितनी 23, तो कितने की गड़बड़ होगी? तो आप कहोगे 23 दूनी 46, 25 कम ले लिया गया, बोलो हाँ या ना। भाई कई बार ऐसा होता है कि नोट गिनते समय 2000 रुपए मान लो आप हमारे पास 100 के, मिस्टेक कर देते हैं और 1900 बता देते हैं या 2100 बता देते हैं। इसने भी ऐसा ही किया है, एक नोट में गड़बड़ कर दी। कहने का मतलब है 48 जहां संख्या लेनी थी ना उसको 23 ले लिया। हो सकता था कि वो 48 को 84 ले लेता, 84 तो बढ़ जाता, लेकिन यहाँ कम लिया है। कितना कम लिया? 25। समझो यदि इन सभी की गुणा करते हम तो जो गुणा आएगी ना उसके अंदर 25 की कमी है, इसका मतलब 25 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, फिर बांटना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 25 जो कम रह गया था ना वो सभी को दे देते हैं। और कितने संख्याएं कितनी हैं? तो आप कहोगे 50 संख्याएं हैं, और 50 संख्याओं में हम 25 बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा? आधा आधा, 0.5। तो हम
डायरेक्ट कह सकते हैं 36 औसत पहले था 0.55 और आ जाएगा, तो कुल कितना होगा 36.5 आंसर आ जाएगा। लो भाई, पेन कॉपी यूज ही नहीं करनी थी। अदरवाइज दूसरा तरीका तो यही था भाई, क्या 36 की और 50 की गुणा करनी होती है हमें, और कितना कम था 25 कम था, वो ऐड करना होता, और जो भी सारा आता उसको हम भाग कर देते, फिर कितनी संख्याएं हैं 50 से, वो हमारा औसत होता है और वो आंसर आता 36.5। आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। रेशियो ले लो भाई 1:5। ये पुत्र है और ये सरिता है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले तो ऊपर लिख लिया करो पहले की बात, उस समय की आयु का 25 गुना थी, तो 1:25 5 साल पहले, और वर्तमान 1:5 है। तो भाई मैं इसको यूं कर लेता हूं, ध्यान से समझना कैसे करें। इसको हम कर लेते हैं x/25x। बोलो हाँ या ना। मैंने इसके साथ x लगा दिया। ये x साल का था पहले, 5 साल पहले, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, आपको इसी 5 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 5 जोड़ दिया। ये किसके बराबर, अब जो नया रेशियो आएगा ना वर्तमान का, वो 1/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x + 25 इक्वल टू 25x + 5। 25x माइनस होगा 5x 25x में से, तो ये बचेगा 20x बराबर 20 आ जाएगा, और x का मान यहाँ से 1 आएगा भाई। 1 का मतलब है x यहाँ 5 साल पहले, x यहाँ रख दिया था और x यहाँ, तो 5 साल पहले ये 1 साल का था, और 25 से कम 25, ये 25 साल की थी। सरिता 5 साल पहले 25 साल की थी। तो उसने पूछा है कब की बताइए सरिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान 5 ऐड कर देंगे, 25 और 5 कितना 30। अब पूछे कि उसका पुत्र आज कितने साल का है, तो पहले 1 साल का था, 5 ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ गया 6। पुत्र आज 6 साल का है और सरिता 30 साल की है। ठीक है, रेशियो से भी हम इसको कर सकते हैं, वो हम एज के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20%, मैंने बहुत अच्छे से ये बात चैप्टर में समझाई है कि यहाँ कम दे दिया तो आंसर आपका ज्यादा आएगा, और यदि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ज्यादा है ना, तो उस पर टिक लगा दो। ऐसा नहीं है तो आप 100 मान के कर लो। क्या 100 मान के, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो अब आप देखो, अगर एक व्यक्ति 100 साल का है तो दूसरा कितने साल का है, 80 साल का है। 100 ले लिया, समझना हम फ्रैक्शन से भी करेंगे। ए की आय कम है, तो ये तो ए हो गया और ये आपका बी हो गया। बोलो हाँ या ना। अब उसने कहा बी की आय ए से कितनी ज्यादा है। अब बी कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे बी कितना ज्यादा है, तो बी ये रहा, बी ज्यादा है 20, और किससे, ए से 80 और गुणा में, तो 20 चौके 80, 4 से 25, आंसर आ गया 25%। बोलो हाँ या ना। समझ में आई बात। हम यूं भी कर सकते हैं कि 20% होता है 1/5। एक की उम्र 5 साल है तो दूसरे की 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। अब पहले 5 नीचे था, अब 4 नीचे ले लो, ऊपर कितना था 1 था, 1 और गुणा में 100। ये लो भाई डायरेक्ट आ गया, कितना आया 25%। अगर ऐसा भी नहीं है तो मैंने तरीका बता रखा है, इस लाइन को याद कर लो 100%, उसके नीचे होता है 50%, इसके नीचे होता है 33 सही 1/3%, इसके नीचे होता है 25%, ये होता है 20%, और ये होता है 16 सही 2/3%, 14 से 2/7, 12 से 1/2, 11 से 1/9%, और 10। इनसे बाहर परसेंटेज 99% इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर आता नहीं है। अब उसने कहा कम है 20%, तो आंसर ज्यादा आ जाएगा 25, इसके जस्ट ऊपर वाली, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली। इस टाइप के यदि क्वेश्चंस आते हैं, कई टाइप हैं, तो यही आपको तरीका लगाना है। ठीक है, यहाँ अगर ये आपने लाइन याद कर ली ना, ये लाइन, तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, 100, 50, 33, 1/3, 25, 20, 16 से 2/3, 14 से 2/7, 12 से 1/2, 11 से 1/9 और 10%। जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बट्टे के क्वेश्चन है, 2 बट्टे दे दिए हैं, एक 20% का और एक है आपके पास 5% का। बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। 100 मान के कर लेते हैं पहले। देखना 100 का फायदा है,
यह आपका फ्रैक्शन का फायदा है। यदि 100 रुपए की चीज थी तो 20 कम में मिली पहले 80 में, ठीक है। अब 80 पर एक 5% का डिस्काउंट और मिलेगा, और 80 का 5% 4 होता है, आप करके देख लो चाहे। 80 गुणा में 5/100, 80 का मतलब मल्टीप्लाई 5% ऑफ 80, ऑफ का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई 20, और 20 चौके 80, 4 आ गया। तो 4 इसके अंदर माइनस और करेंगे तो 80 माइनस 4 कितना आया, 76 है। तो 76 की 100 की चीज 76 की बिकेगी, तो कितना उसमें डिस्काउंट मिला, तो आप कहोगे 24% का डिस्काउंट मिला, तो आंसर आ जाएगा आपका 24%। दूसरा तरीका देखो कितना शानदार है, 20% है डिस्काउंट, 20% कितना होता है 1/5। बोलो प्रैक्टिस, हम अरे प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको भाई, बिल्कुल इजीली बताओगे। 20% 1/5, 25% 1/4, 33 1/3, 1/3। 5 की चीज एक कम में बिकेगी तो कितने में बिकेगी, बोलो 4 में। और 5% कितना होता है, तो आप कहोगे 5% तो हमारा कितना होता है भाई, बोलो कितना होता है, तो आप कहोगे 5% हमारा होता है 1/20, और 20 की चीज ऊपर वाली घटा दो एक कम में, तो 19/20, 20 पांजे तो 100 की चीज 19 चौके 76, 100 की चीज 76 में, तो कितना डिस्काउंट मिला 24%, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का प्रॉफिट होता। क्या कहा है, ध्यान से सुनो। पहले होता है 5% नुकसान, और अब हुआ है 5% का प्रॉफिट, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ की बेची है, तो आप कहोगे 10% उसने बढ़ा की चीज बेची है, बोलो हाँ या ना। और रुपए में कितने में ज्यादा में बेची है, 80 में, बोलो हाँ या ना। 5% तो नुकसान उसने कवर किया, और 5% फायदा कवर किया, टोटल कितना 10%, और रुपए कितने ज्यादा 80, तो 1% का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 80 भाग में 10, 80/10, 80/10 इक्वल टू 8, तो 100% का मान कितना आएगा, तो 8 गुणा 100 कितना आएगा 800, 800 रुपए की चीज उसने खरीदी थी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बनेगी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बिल्कुल हानि हो सकती है भाई, कैसे होगी देखो। पहले एक दूसरा क्वेश्चन समझो जो बहुत आसान सा है। मैं आपसे कहूं 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, एक ही लाइन है, लाभ या हानि बताइए। तो आप यूं अरेंज कर लो, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय के बराबर। तो चाहे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सीपी के सामने कौन है 4, और एसपी के सामने है कौन 5, तो जो जिसके सामने उसका मान हो जाएगा। या यूं अरेंज कर लो, सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/5, ठीक है। 4 की चीज सीपी लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है पहली बात, और डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है। 4 की चीज कितने में बेची 5 में, तो 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर 4 पर, और 1/4 कितने परसेंट होता है, प्रैक्टिस करो 25%, तो यहाँ था आपका आंसर 25%। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, 36 वस्तुओं को जब हमने बेचा, तो 36 वस्तुओं को जब आपने बेचा भाई, तो 36 वस्तुओं को खरीदा भी होगा, है ना, बोलो हाँ या ना। 36 वस्तुओं को बेचा, बिल्कुल बेचा, तो 36 वस्तुओं को खरीदा भी था, ऐसे लिख लिया करो इस क्वेश्चन के लिए। अगर इस तरीके से करोगे ना, गलत नहीं होगा कभी भी, और आप ट्रिक अपनाओगे, तुक्का लगाओगे, तो 50% गलत होने के चांस है, और 50% सही होने के चांस होंगे, बोलो हाँ या ना। वो तो आपके चांस हैं, ऑप्शन उठाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो 25% चांस रहेंगे। 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता तो न लाभ होता न हानि, लेकिन यहाँ हानि हुई है। और यदि हानि होती है ना, तो कौन सी साइड कमजोर होती है या कौन सी साइड कम होती है, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य, है ना। कम में चीज बेचेंगे तो नुकसान होगा। अब ये चीज कम है और मैं चाहता हूं कि साइन बीच में बराबर का लग जाए, तो आप कहोगे सर इसको बराबर कर लेते हैं, जितना नुकसान है यहाँ ऐड कर देते हैं। कितना नुकसान हुआ है, तो यह नुकसान हुआ है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, बोलो हाँ या ना। कितना आसान सा है। ये साइड कम है क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, तो हमने इसको कर लिया बराबर, क्या ऐड करके 4 का विक्रय मूल्य दे रखा है। देखना आप खुद करके देखो, फिर इसका रियल आंसर देखना, मैच बहुत कम करेगा, क्योंकि आप लोग तुक्का लगाते हो।
ये आएगा 40 का एसपी बराबर 36 का सीपी, और एसपी अपॉन सीपी बराबर होगा 36/40। 4 में 36, 4 दाए 40, ये 10 है। 10 रुपए की चीज 9 में बेची है तो नुकसान हुआ है। कितने % का नुकसान हुआ है? 1 का। 10 की चीज 9 में बेची तो 1 का नुकसान। किस पर? तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। और 1/10 पता ही आपको 10% होता है। गुणा करके देख लेते हैं। 0 से 0 कितना आया? 10% उसको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शाबाश, क्या आंसर आएगा बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात है 2:3:7। एक त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो, चाहे रेशियो के साथ खेल लो आप कहोगे सर 7 और 3 10 और 2 12, यहाँ तो आया है 12 और वास्तव में कितना होता है 180। तो 1% का मान, 1 डिग्री का मान कहो या 1 का मान कहो, परसेंट का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। तो आप कहोगे 1 का मान जो है वो आएगा हमारे पास, कितना आएगा भाई बोलो? 1 का मान हमारे पास आएगा 180 भाग में 12। और ये चीजें याद कर लो, 180 गुणा 15, एक 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 180 होता है। टाइम बचेगा ये 15। 1 का मतलब 15 है, तो ये बताओ 2 का मतलब कितना आएगा? तो आप कहोगे 30, 3 का मतलब 45 और 7 का मतलब 15 7 105। सबसे बड़ा एंगल 105, सबसे छोटा 30। कौन सा पूछा है? सबसे बड़ा कोण बताइए, तो 105 डिग्री। भाई बात तो वही है, आप 2x लिख लो, 3x और 7x, तीनों को ऐड करोगे जो कि 180 के बराबर आएगा। तो 12x बराबर 180, x का मान 15 आएगा। ठीक है, तो ये तो 30 आ जाएगा, ये 45 और ये 105। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये डायग्राम है आपके पास, दी गई आकृति में एंगल्स दे रखे हैं, इसका मान आपको बताना है। ये एंगल है 40 डिग्री, ये है 100। ये देखो, ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, यूं साइन लगा रखा है तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ, तो ये 90 डिग्री है। इसका मान बताइए। तो बच्चों हम समझते हैं बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखना क्या कहता है क्वेश्चन। ये बताइए, अगर ये 100 है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो क्वेश्चन को कर सकते हो। बच्चों ध्यान से समझना क्या कहता है क्वेश्चन, देखना एक बार। अगर ये 40 है ना, अगर ये 40 है, तो आप क्या ये बता सकते हो, क्या ये बता सकते हो? अरे बोलो हाँ या ना। तो मैं कहता हूं अगर ये 100 डिग्री है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप कहोगे ये जो एंगल आएगा हमारे पास, ये 80 डिग्री आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये 100 और ये 80। तो फिर बताइए, अगर ये 40 है तो ये कितना हो गया? तो आप कहोगे 80 40 120 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 120 है, ये कितना आ गया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है ये, तो फिर ये कितना आ गया? तो ये आमने सामने के कोण है, तिरछाभिमुख कोण। ठीक है, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कितने हैं? 60 60 के। ये 60 का हो गया। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का है, तो इसको 90 डिग्री लिख लेते हैं। ये 90, ये 60, तो फिर ये कितना आ गया रे बच्चे बताओ? तो 90 60 150। 180 में से तीनों का योग 180 में से 150 घटाएंगे, 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। 150 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। करके देखना इस क्वेश्चन को भाई। ठीक है, हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन से बच्चे करते नहीं हैं या टीचर्स करवाते नहीं हैं, इनको करके देखो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, चाहे वो HSC में हो, चाहे वो HTET में हो, चाहे CTET में हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पहिए का व्यास, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, चक्कर लगाता है पहिया, ठीक है, कितने चक्कर लगाएगा, या एक चक्कर में, या इतने चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। समझते हैं। इसने कहा एक पहिया है, तो हम एक पहिया ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी त्रिज्या होती है कुछ, इसने दिया इसका व्यास है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, और डायमीटर 1.26 है ना, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 0.63 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना।
तो ये आ जाएगी 0.63। उसने कहा 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो आप पहले एक चक्कर का तो बताओ। अब अगर ये पहिया यूं चलेगा तो मान लो यूं घूम के आएगा एक चक्कर, तो यहां से चला और वापिस ये पॉइंट यहीं पर आ गया। तो मैंने पूछा बताइए ये कितनी डिस्टेंस है। तो आप कहोगे सर ये बताओ कि ये पहिए का जो चक्कर है ये कितना है। तो मैं कहूंगा ये इसकी परिधि है। अरे क्या है, परिधि। और परिधि सरकमफेरेंस होती है। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। अब देखो 2 गुना 22/7 और r का मान 0.63। तो पॉइंट हटा देता हूँ, नीचे मैं 100 लिख देता हूँ। 7 से काटेंगे तो 7 निम्मे 63। अब ध्यान से देखना, परिधि मैंने लिख दी है। परिधि का मान कितना आ गया, एक चक्कर काटेगा तो इतनी दूरी तय करेगा भाई। कितनी करेगा, 2 गुना 22 गुना 9 भाग में। तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, गुना नहीं करनी है आपने अभी। उसने कहा 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसको 500 से गुणा कर दो। 2 जीरो से देखो फायदा हो गया। और 5 ये है, 2 ये है, 5 दूनी 10, लास्ट में तो आएगी 0। और 22 की और 9 की गुणा करोगे ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 मीटर की दूरी तय करेगा 500 चक्कर में। ऑप्शन है आपके पास 1980, ये रहा आपके पास ऑप्शन। बोलो समझ में आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, तो आज के लिए आपके बच्चों यही क्वेश्चंस थे। अगर ये आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यदि ये थे, आपको समझ में भी आए हैं, तो बच्चों इस क्लास को आप लाइक और सब्सक्राइब उसके साथ साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं बच्चों। इसी प्रकार की सीरीज हमारी चलती रहेगी। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते भी चलेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।